आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। हम कक्षा 12वीं के मानव भूगोल के मास्टर रिवीजन नोट्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय का शीर्षक है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। और हमारा मिशन है इन 14 पेजों के नोट्स को बिल्कुल उसी क्रम में लाइन द लाइन डिकोड करना। बिल्कुल, मतलब अक्सर जब हम भूगोल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ नक्शे या पहाड़ आते हैं, लेकिन ये नोट्स इंसान और प्रकृति के रिश्ते भी पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कवर पेज। यहाँ चित्र में दिखाया गया एक ग्लोब जिसमें एक तरफ एकदम हरा भरा प्राकृतिक वातावरण है जैसे नदी और पेड़, और ठीक दूसरी तरफ मानव निर्मित शहर है जिसमें गगनचुंबी इमारतें हैं, सोलर पैनल हैं और खेत जोतता हुआ एक ट्रैक्टर है। मतलब एक ही पृथ्वी पर ये दो बिल्कुल अलग दुनिया दिख रही हैं। बिल्कुल, और इसी पेज पर अध्याय की रूपरेखा लिखी है। मैं इसे क्रम से पढ़ता हूं। पहला, भूगोल और प्रकृति मानव संबंध। दूसरा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तीसरा, 3 मुख्य विचारधाराएं। चौथा, मानव भूगोल का विकास और उपक्षेत्र। और अंत में एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न। ये रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। इससे हमें पता चलता है कि हम इस पूरी चर्चा में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे स्लाइड 2 पर चलते हैं। खंड 1, यहाँ हेडिंग है भूगोल क्या है और प्रकृति का मानवीकरण। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। भूगोल एक समाकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक विषय है। पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, प्रकृति और मानव। ये अविभाज्य हैं। देखिए, ये जो शब्द है ना, अविभाज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम इंसान और प्रकृति को अलग अलग करके नहीं देख सकते। मतलब हम प्रकृति से अलग नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि शहर हमने बनाए हैं तो हम प्रकृति से अलग हो गए, लेकिन सच तो ये है कि हम जो भी बनाते हैं वो भौतिक पर्यावरण के संसाधनों से ही बनता है। समझ गया। और वो जो 3 शब्द थे, समाकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक, थोड़ा इन्हें भी आसान भाषा में समझते हैं। समाकलनात्मक मतलब इंटीग्रेटिव चीजों को जोड़कर देखना। अनुभविक यानी एम्पिरिकल, जो ठोस अनुभवों पर आधारित हो। और व्यवहारिक मतलब जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सके। ओह अच्छा। और इसी बात को साबित करने के लिए यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डायग्राम है। यहाँ चित्र में लिखाया गया है पृथ्वी और मानव शरीर का एक मिला जुला रूप। मतलब आधा हिस्सा पृथ्वी का है और आधा मानव का कंकाल या नसों का तंत्र है। सच में ये चित्र बहुत कुछ कह देता है। हाँ, और इसी के नीचे एक फैक्ट बॉक्स है। हेडिंग है प्रकृति का मानवीकरण, मेटाफर्स। मैं इसे पढ़ता हूं। तूफान की आंख, नदी का मुख, हिम नदी का प्रोत या नासिका, परिवहन की धमनियां, मृदा की परिच्छेदिका। यही तो सबसे रोचक बात है। देखिए, भूगोलवेत्ता पृथ्वी को सिर्फ मिट्टी और पानी का एक निर्जीव गोला नहीं मानते, वो इसका वर्णन बिल्कुल एक जीवित मानव शरीर की तरह करते हैं। सच में ये परिवहन की धमनियां वाला उदाहरण तो कमाल का है ना? जैसे हमारे शरीर में खून पहुंचाने के लिए धमनियां होती हैं, वैसे ही सड़कों और रेलवे लाइनों को दुनिया की धमनियां कहा गया है। ये दिखाता है कि हमारी भाषा तक में प्रकृति और इंसान आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 3 पर आते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जब रिश्ता इतना गहरा है तो विचारकों ने इसे कैसे देखा? यहाँ 3 प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। मैं पहली परिभाषा पढ़ता हूँ। ये फ्रेडरिक रैडज़ेल की है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ मुख्य शब्द है संश्लेषण। यहाँ संश्लेषण यानी सिंथेसिस का मतलब है अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाना। रैडज़ेल कह रहे हैं कि इंसान के समाज और उसके रहने की जगह को मिला दो तो वही मानव भूगोल है। बहुत ही स्पष्ट है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं जो एलन सी सैंपल की है। वो कहती हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें मुख्य शब्द गत्यात्मकता या अस्थिर है। लेकिन एक मिनट, पृथ्वी अस्थिर कैसे? हमारी छोटी सी जिंदगी में भले ही पृथ्वी स्थिर लगे, लेकिन भौगोलिक समय के हिसाब से तो ये हमेशा बदल रही है। पहाड़ घिस रहे हैं, नदियां रास्ता बदल रही हैं। ओह, समझ गया। हाँ, और इंसान भी हमेशा क्रियाशील रहता है, कुछ न कुछ बनाता बिगाड़ता रहता है। तो जब दोनों ही चीजें बदल रही हैं तो उनके बीच का रिश्ता भी हमेशा बदलेगा ही। क्या बात है। और तीसरी परिभाषा है पॉल विडाल डेला ब्लाश की। वो लिखते हैं हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यहाँ मुख्य शब्द है
संकल्पना। देखिए, ब्लैश की परिभाषा थोड़ी ज्यादा वैज्ञानिक है। वो कहते हैं कि प्रकृति गुरुत्वाकर्षण या मौसम जैसे पक्के नियमों से चलती है, और जब इंसान इन नियमों को समझ लेता है तो उसी समझ से मानव भूगोल की असली संकल्पना या कॉन्सेप्ट पैदा होता है। इन तीनों का निचोड़ यही है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता बहुत ही डायनामिक और गहरा है। बिल्कुल। हेडिंग है प्रौद्योगिकी का महत्व। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं। प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही तकनीक विकसित करता है। ये बहुत ही गहरी लाइन है। तकनीक कोई जादू नहीं है जो अचानक आ गई। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए यहाँ बहुत ही शानदार चित्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 स्टेप्स। स्टेप 1 में एक दिमाग बना है जिसके नीचे लिखा है प्रकृति के नियमों की समझ। स्टेप 2 में एक रोबोटिक हाथ है, यानी तकनीक का विकास। और स्टेप 3 में एक टूटती हुई जंजीर है, जिसका मतलब है पर्यावरण की बंदिशें कम होना। ये एकदम सटीक विजुअल है। मतलब बिना प्रकृति के नियमों को समझे हम कोई भी तकनीक नहीं बना सकते। प्रकृति हमें नियम सिखाती है और तकनीक हमारी जंजीरें तोड़ती है। हाँ, और नोट्स में इसके 3 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण नोट बॉक्स में दिए गए हैं। मैं पढ़ता हूं। पहला, घर्षण और ऊष्मा की समझ, जिससे आग की खोज हुई। जब आदि मानव ने 2 पत्थरों को रगड़ा तो उसने घर्षण का नियम समझा। सही कहा। दूसरा है डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्य, जिससे बीमारियों पर विजय मिली। और तीसरा वायुगति के नियम, जिससे तेज विमानों का विकास हुआ। सोचिए, बिना वायुगति या एरोडायनामिक्स को समझे क्या हम इतने भारी हवाई जहाज उड़ा सकते थे? बिल्कुल नहीं। प्रकृति के नियम ही वो चाबी है जिनसे हमने तकनीक के ताले खोले हैं। और इसी तकनीक ने इंसान के सोचने का नजरिया कैसे बदला, ये हमें हमारी 3 मुख्य विचारधाराओं तक ले जाता है। चलिए स्लाइड 5 पर आते हैं। पहली विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं। इसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। मूल विचार, प्रकृति शक्तिशाली है और मानव उस पर निर्भर है। तकनीक का स्तर बहुत नीचा है। आदिम मानव प्रकृति को सुनता है, डरता है, पूजा करता है। प्रकृति माता के समान है। देखिए, मानव का प्रकृतिकरण मतलब इंसान पूरी तरह से प्रकृति के कंट्रोल में था। उसके पास तकनीक नहीं थी। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक विशाल शक्तिशाली हरे रंग की प्राकृतिक आकृति, जिसे प्रकृति माता की तरह दर्शाया गया है। और उसके सामने एक आदिम इंसान सिर झुकाकर बेबस सा बैठा है। ये तस्वीर दिखाती है कि उस वक्त प्रकृति किसी दयालु माँ की तरह नहीं, बल्कि एक डरावने शासक की तरह थी। बिजली कड़की या बाढ़ आई तो इंसान डरकर उसकी पूजा करने लगता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मतलब सब कुछ प्रकृति ही निश्चित करती थी, इसीलिए इसे निश्चयवाद कहा गया। एकदम सही। लेकिन फिर तकनीक आई और पासा पलट गया। स्लाइड 6 पे आते हैं। दूसरी विचारधारा, संभववाद। मैं पढ़ता हूं। इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित करता है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है। मानव की छाप दिखती है, जैसे समुद्री मार्ग, उपग्रह। मानव अभाव से स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। यहाँ तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। इंसान ने तकनीक के दम पर प्रकृति की सीमाओं को पार कर लिया। अभाव खत्म हो गया। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बंजर जमीन पर आधुनिक तकनीक, कांच के डोम में खेती हो रही है। एक शहर बसा है और ऊपर से एक इंसान का हाथ रिमोट के जरिए इस सब को कंट्रोल कर रहा है। ये रिमोट कंट्रोल वाली बात बहुत बड़ी है। इंसान को लगने लगा कि वो प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। प्रकृति अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि अवसर देती थी। और इसी का सबसे बड़ा सबूत है स्लाइड 7। जो कैरी की कहानी हमने शुरू में बात की थी, वो यहीं स्टोरी बॉक्स में दी गई है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है बर्फीले पेड़ों के बीच एक आधुनिक कांच का डोम, जिसके अंदर पाम यानी खजूर के पेड़ और एक शानदार ऑफिस है। बिल्कुल। मैं कहानी पढ़ता हूँ। ट्रॉन्डहाइम शहर, जहां भयंकर सर्दी है। तकनीक का जादू, 23 डिग्री सेल्सियस कृत्रिम तापमान, सुविधाएं, बर्फ के बीच केले और कीवी जैसे उष्णकटिबंधीय फल खाना, नेटवर्क, माउस के क्लिक से नई दिल्ली और लंदन से जुड़ना। निष्कर्ष, यह संभववाद का सटीक उदाहरण है। देखिए, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे इंसान ने प्रकृति के बनाए नियमों को धत्ता बताकर अपनी एक अलग दुनिया बना ली। बर्फीले इलाके में कीवी उगाना कोई मजाक नहीं है। सच में। लेकिन क्या इंसान का ये रिमोट कंट्रोल हमेशा काम करता है? यहीं पर समस्या शुरू होती है। संभववाद ने इंसान को अहंकारी बना दिया। अंधाधुंध विकास होने लगा। और इसीलिए एक बैलेंस की जरूरत पड़ी।
जो हमें स्लाइड 8 पर ले जाती है। तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं। ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ना तो प्रकृति की पूरी गुलामी और ना ही प्रकृति पर पूरी विजय। बिल्कुल, और इसे समझाने का तरीका बहुत ही मजेदार है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ट्रैफिक लाइट जिसमें लाल, पीली और हरी बत्ती है, और पीछे एक आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल शहर है। ट्रैफिक लाइट ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। मैं बत्तियों का अर्थ पढ़ता हूँ। लाल का मतलब है रुको, प्रकृति की सीमाएं हैं। पीली बत्ती कहती है तैयार रहो, प्रकृति जब रूपांतरण की स्वीकृति दे। और हरी बत्ती है जाओ, विकास के प्रयासों में आगे बढ़ें। टेलर का कहना था कि जब प्रकृति लाल बत्ती दिखाए, यानी जब कोई खतरा हो, तो विकास रोक दो। पीली बत्ती पर रुको और सोचो, और जब सब सुरक्षित हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, तभी हरी बत्ती पर आगे बढ़ो। और अगर हम लाल बत्ती तोड़ के भागें तो स्लाइड में नीचे एक चेतावनी दी गई है। मैं पढ़ता हूं। चेतावनी, अंधाधुंध विकास से ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षय और भूमंडलीय तापन जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए, आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन झेल रहे हैं, वो लाल बत्ती तोड़ने का ही नतीजा है। अगर हम पहाड़ों को अंधाधुंध काटेंगे तो भूस्खलन जैसी दुर्घटनाएं तो होंगी ही। बिल्कुल सही कहा। अब स्लाइड 9 पर आते हैं। यहां एक एग्जाम मैट्रिक्स है। ये एक सारणी है जिसमें तीनों विचारधाराओं की तुलना की गई है। मैं इसे कॉलम के हिसाब से पढ़ता हूं। पहला, पर्यावरणीय निश्चयवाद। मुख्य विचार है प्रकृति सर्वशक्तिमान। अन्य नाम है मानव का प्रकृतिकरण। तकनीक का स्तर है निम्न और मुख्य भूगोलवेत्ता है रैडजेल और सैंपल। दूसरा, संभववाद। मुख्य विचार है प्रकृति अवसर देती है। अन्य नाम है प्रकृति का मानवीकरण। तकनीक का स्तर है उच्च और मुख्य भूगोलवेत्ता है विडाल डीला ब्लाश। तीसरा, नवनिश्चयवाद। मुख्य विचार है प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास। अन्य नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। तकनीक का स्तर है पर्यावरण अनुकूल और मुख्य भूगोलवेत्ता है ग्रिफिन टेलर। ये टेबल तो सच में एक बेहतरीन रिवीजन समरी है। एक ही जगह पर पूरा सफर समझ आ जाता है कि हम शून्य तकनीक से लेकर पर्यावरण के अनुकूल तकनीक तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। और अब स्लाइड 10 पर आते हैं, जहां से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। हेडिंग है 1970 का दशक और नई विचारधाराएं। मैं पढ़ता हूं। मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्ट होकर 70 के दशक में भूगोल को अधिक मानवीय बनाने के लिए 3 नई विचारधाराएं आई। एक मिनट, ये मात्रात्मक क्रांति क्या थी? इसके बारे में नोट्स में बताया गया है कि 50 और 60 के दशक में लोगों ने भूगोल में बहुत ज्यादा कंप्यूटर, डेटा और आंकड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हाँ, मतलब उन्हें लगा कि हर चीज को नंबर्स में बदल देंगे तो भूगोल सटीक बन जाएगा। लेकिन डेटा में इंसान की तकलीफें थोड़ी दिखती हैं। बिल्कुल, इसीलिए 70 के दशक में भूगोलवेत्ता इससे चिढ़ गए। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक प्राचीन शैली का ढांचा या खंबा, जिस पर आधुनिक मानव भूगोल लिखा है, और ये 3 खंभों पर टिका है। मैं तीनों खंभों का टेक्स्ट पढ़ता हूं। पहला है कल्याणपरक या वेलफेयर विचारधारा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। दूसरा है आमूलवादी या रेडिकल, सामाजिक असमानता, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, पूंजीवाद का विरोध। तीसरा है व्यवहारवादी या बिहेवियरल, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रजाति और धर्म पर आधारित दिक्काल बोध। देखिए, ये तीनों खंभे बहुत जरूरी हैं। कल्याणपरक विचारधारा ने पूछा कि क्या लोगों के पास घर और शिक्षा है। रेडिकल विचारधारा ने कार्ल मार्क्स के विचारों से गरीबी और पूंजीवाद पर तीखे सवाल उठाए। और व्यवहारवादी ने इस बात पर जोर दिया कि अलग अलग धर्म या प्रजाति के लोग दुनिया को कैसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मतलब भूगोल अब सिर्फ नक्शों का नहीं, समाज और इंसानियत का विषय बन गया था। क्या बात है। और इस पूरे विकास क्रम को स्लाइड 11 में एक ऐतिहासिक विकास के नक्शे के रूप में बहुत खूबी से दिखाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक घुमावदार सड़क, जिस पर समय के साथ विकास को मील के पत्थरों या माइलस्टोन्स के रूप में दर्शाया गया है। ये भूगोल की टाइमलाइन है। मैं 1 से 6 तक सारे माइलस्टोन पढ़ता हूँ। माइलस्टोन 1, आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण और विवरण। माइलस्टोन 2, उत्तर उपनिवेश युग, प्रादेशिक विश्लेषण। माइलस्टोन 3, 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन। माइलस्टोन 4,
1950 से 60 का दशक स्थानिक संगठन या मात्रात्मक क्रांति। माइलस्टोन 5 1970 का दशक, 3 नई विचारधाराओं का उदय। और माइलस्टोन 6 1990 का दशक, उत्तर आधुनिकवाद, जिसमें सार्वभौमिक सिद्धांतों पर सवाल उठाया गया। अगर आप इस सफर को देखें तो शुरू में यूरोपियन देश सिर्फ नई जगहों की खोज कर रहे थे व्यापार के लिए। फिर 60 के दशक में वो कंप्यूटर और मात्रात्मक क्रांति आई, जिसका हमने अभी जिक्र किया। हाँ। लेकिन सबसे दिलचस्प है वो छठा माइलस्टोन, उत्तर आधुनिकवाद। 90 के दशक में भूगोल वेत्ताओं ने कह दिया कि भाई पूरी दुनिया के लिए कोई एक थ्योरी या सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता, हर जगह की अपनी स्थानीय सच्चाई होती है। मतलब जो नियम न्यूयॉर्क में लागू होता है वो भारत के किसी गांव में लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 12 पर चलते हैं, जो इस अध्याय का आखिरी थ्योरी वाला हिस्सा है, उपक्षेत्र और सहयोगी विषय। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक माइंड मैप, जिसके बिल्कुल बीच में मानव भूगोल लिखा है और उससे अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। मतलब मानव भूगोल एक विशाल पेड़ की तरह है। हाँ, मैं हर शाखा और उसके सहयोगी विषय को पढ़ता हूँ। सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास। आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वाणिज्य। राजनीतिक भूगोल, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान। जनसंख्या भूगोल, जनांकिकी। आवास भूगोल, नगर और ग्रामीण नियोजन। देखिए, ये माइंड मैप साबित करता है कि भूगोल अकेला नहीं खड़ा है। सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से पोषण लेता है, आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से। इंसान के जीवन को समझने के लिए हमें इन सभी विज्ञानों को एक साथ देखना ही पड़ता है। सच में। अब हम नोट्स के आखिरी हिस्से में आ गए। स्लाइड 13, एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न। यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं 4 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज, जिनमें सही उत्तर पर हरे रंग का टिक लगा है। मैं चारों प्रश्न और उनके विकल्प पढ़ता हूं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? विकल्प है यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। और सही उत्तर है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। बिल्कुल, क्योंकि मानव भूगोल पृथ्वी के धरातल और इंसान से जुड़ा है, चंद्रमा की चट्टानों से नहीं। सही बात है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? विकल्प मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। सही उत्तर है प्रौद्योगिकी। हाँ, जैसा कि हमने स्लाइड 4 में देखा था, प्रौद्योगिकी ही वो चाबी है जिसने इंसान की बंदिशें कम की और प्रकृति के साथ उसका रिश्ता बदला। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? विकल्प क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। और सही उत्तर है मात्रात्मक क्रांति। अभी हमने बात की थी कि कैसे मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को सिर्फ नंबरों का खेल बना दिया था, जिसमें से इंसानियत गायब हो गई थी। इसलिए यह मानव भूगोल का सही उपागम नहीं है। बिल्कुल। और आखिरी एमसीक्यू, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? विकल्प रैडजेल, एलएनसी सैंपल, विडाल डी लब्लाश, ग्रिफिथ टेलर। सही उत्तर है एलएनसी सैंपल। ये तो हमने स्लाइड 3 में विस्तार से पढ़ा ही था। हाँ, अब आते हैं आखिरी पेज, स्लाइड 14 पर। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहां चित्र में दिखाया गया है 30 शब्दों और 150 शब्दों वाले प्रश्नों की सूची। मैं पहले 30 शब्दों वाले प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न 1, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 2, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। प्रश्न 3, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? ये छोटे प्रश्न तो सीधे तौर पर स्लाइड 3, 12 और माइंड मैप से हल हो जाएंगे, जहां परिभाषाएं और सहयोगी विषयों के नाम दिए गए हैं। बिल्कुल। और अब मैं 150 शब्दों वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न 1, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, इन बड़े प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए हमें पूरी कहानी जोड़नी होगी। जैसे मानव के प्रकृतिकरण के लिए हमें स्लाइड 5 के पर्यावरणीय निश्चयवाद का जिक्र करना होगा, जहां प्रकृति माता हावी थीं। और विषय क्षेत्र के लिए रैडजेल से लेकर ग्रिफिथ टेलर की ट्रैफिक लाइट और वो पूरा विकास क्रम समझाना होगा।
बिल्कुल सही। तो हमने पूरे 14 पेजों के नोट्स को लाइन दर लाइन कवर कर लिया है। इसलिए यह सामग्री, अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं